Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is SHAB 10 MCQs a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम पढ़ेंगे। बिफोर वी मूव अहेड लेट मी टेल यू कि अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक करने से पहले आप एक बार एक वीडियो देख लो, है ना, रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट को और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो लिंक एक जो वीडियो है संकल्प सीरीज का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें ये टॉपिक पूरी तरह एक्सप्लेन्ड है। तो आप एक बार वो चेकआउट कर सकते हो एंड देन यू कैन कम हियर एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इट। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी एक डॉक्यूमेंट में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट। डू चेक इट आउट, इट विल हेल्प यू अ लॉट विद योर प्रेपरेशंस। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट इन 1991। तो 1991 में बहुत मेजर रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले हर सेक्टर से रिलेटेड, बट कोर जो था दैट वाज एलपीजी। लिबरलाइजेशन हो रही थी कंट्री में, सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बिजनेसेस से रिलेटेड, प्राइवेटाइजेशन हो रही थी एंड ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बढ़ रही थी। एज एन इम्प्लीकेशन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस आए। आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उन चेंजेस को अच्छे से दर्शाती है। सो इट मार्क्ड अ डिपार्चर फ्रॉम द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ हाई टैरिफ्स एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो इससे पहले ना हमने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, हम बहुत ज़्यादा इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं थे। वी डिड नॉट वांट अ लॉट ऑफ फॉरेन इंटरैक्शन। क्यों? क्योंकि हम इतने साल के बाद हमें आज़ादी मिली थी, है ना, इतने साल हमने ब्रिटिशर्स के राज में अपना देश जो है वो चलाया, या यू नो, एंड इट हैपेंड बिकॉज इट स्टार्टेड एज ट्रेड ओनली। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी वर नॉट वेरी मच इनटू ट्रेड। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज थी हमारी, टैरिफ्स बहुत हाई थे, हम नहीं चाहते थे कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें। रिस्ट्रिक्शंस जो है इंटरनेशनल ट्रेड पे, फॉरेन ट्रेड पे बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए जिसमें कि ग्लोबलाइजेशन को हमें फैसिलिटेट करना था, हमें उसको थोड़ा ज़्यादा अपने पॉलिसीज़ में इनकलकेट करना था, हमने इन रिस्ट्रिक्शंस को कम किया। ठीक है जी, तो उनको बाय बाय बोल दिया, डिपार्चर कर दिया। इट इंट्रोड्यूस्ड लिबरलाइजेशन पार्टली ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज। हमें फॉरेन रिजर्व्स की दिक्कत हो रही थी जिसके बाद हम आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए और हमने उनसे मदद मांगी। उन्होंने मदद करी बट एज अ कंडीशन कि आपको ये एलपीजी रिफॉर्म्स अपने कंट्री में लाने पड़ेंगे। तो ये कह सकते हो आप कि इंटरनेशनल एजेंसी से प्रेशर था हमें। Foreign reforms aimed to strengthen industry competitiveness and address balance of payment issues। तो हमारे जो balance of payment issues हो रहे थे, twin deficit हम face कर रहे थे, फिजिकल डेफिसिट भी था और फॉरेन रिजर्व्स का डेफिसिट भी था। ठीक है, उसको कम करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए ये रिफॉर्म्स लाए गए। तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही है। एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। सो दिस इज नॉट ट्रू। रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चरल सब्सिडीज वाज नॉट द कोर इनिशिएटिव ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है जी, तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। देन ये स्टेटमेंट है कि द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1520 sought to increase India's merchandise and services export from $465 billion to $900 billion in 1920। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये अगर हमने फैक्चुअल डेटा अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता होगा कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब क्या इसके पीछे का रीजन जो दिया है वो सही है? सो द पॉलिसी वॉज अलाइंड विद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया मतलब जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है हमें अपने कंट्री में ही करनी है, हमें इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ठीक है, एम्ड टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, बिजनेस करने का जो तरीका है वो आसान हो जाए, वैल्यू एडिशन हो एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बढ़े। ठीक है जी, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं एंड बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एज वेल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब हमें मैच करना है ओल्ड स्कीम्स जो चल रही थी उनको और जो न्यू स्कीम आई थी उस उसको, ठीक है, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो दिए हैं उनसे। तो फोकस प्रोडक्ट स्कीम
ये क्या थी? ये किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस करके उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, ऐसा ये पुरानी स्कीम में चलता आ रहा था। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्टर है, आपने वो पकड़ा और आपने उस स्पेसिफिक सेक्टर से रिलेटेड फोकस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया। ये पहले चल रही थी, बट बाद में क्या हुआ था? इट वाज रिप्लेस्ड बाय, और शुड आई से इट वाज merged into MEIS. Served from India scheme was replaced by SEIS and विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना, ये it was again merged into MEIS. ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। बट इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे देती हूँ कि पहले ना मल्टीपल मल्टीपल एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हुआ करती थी, जिसमें कि ड्यूटी स्क्रिप्ट्स का कॉन्सेप्ट होता था। ड्यूटी स्क्रिप्ट कैसे? एक तरीके से एक कूपन आप समझ सकते हो, एक इंसेंटिव पेपर समझ सकते हो, जिसकी मदद से जो एक्सपोर्टर्स हैं वो कस्टम्स ड्यूटी पे कर सकते थे, एक्साइज ड्यूटी पे कर सकते थे। ठीक है, तो इसे हम बोलते थे ड्यूटी स्क्रिप्ट्स। अब ये एक क्या है ड्यूटी? ये ड्यूटी स्क्रिप्ट ये एक तरीके से एक प्रमोशनल स्कीम है ना? तो ऐसे ऐसे पहले ना बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स होती थी, जब आप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके बाहर भेज रहे हो दूसरी कंट्री में। ड्यूटी स्क्रिप्ट कब किसको कैसे अलॉट होना है, इसके अलावा कौन से इंसेंटिव्स कैसे अलॉट होने हैं, उसके लिए मल्टीपल एक्सपोर्टर प्रमोशन स्कीम्स थी, विच वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए मर्चेंडाइज यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स थी उनको मर्ज कर दिया गया इनटू MEIS। ठीक है, MEIS जो कि एक अम्ब्रेला स्कीम थी सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिए। जो भी प्रोडक्ट आप इंडिया में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंडिया में से एक्सपोर्ट कर रहे हो दूसरी कंट्रीज में, उनके इंसेंटिव्स को कैलकुलेट करने के लिए, उनको देखने के लिए MEIS स्कीम जो है वो आपकी बनी। सिमिलरली सर्विसेज के लिए पहले हुआ करती थी सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, और बाद में इट वाज रिप्लेस्ड बाय SEIS। ठीक है जी, तो ये हमको याद रखना है, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो पहले जो था ये था कि जो तो सिर्फ इंडियन एक्सपोर्टर है, अगर कोई एक्सपोर्टर इंडियन ओरिजिन का है, सिर्फ उसी को इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम वाज दैट। लेकिन इट वाज रिप्लेस्ड बाय SEIS, और इसके तहत कोई भी एक्सपोर्टर अगर इंडिया से काम कर रहा है, इंडियन हो या नहीं हो, जो इंडियन का टैग है वो हटा दिया, और कोई भी एक्सपोर्टर अगर इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है वो स्कीम के बेनिफिट्स ले सकता है। तो ये सर्विसेज से रिलेटेड आपके पास SEIS आ गई, और मर्चेंडाइज से रिलेटेड आपके पास MEIS आ गई, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया। सो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें सी जो है कॉन्टिन्यूड सेपरेटेड सेपरेटली, तो ये किसी का आंसर है ही नहीं, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसीलिए ये नहीं करना है कि इसका एक हो गया इसका दो हो गया तो बचे हुए का यही होगा और उसमें से आप टिक कर दो आंसर। दैट शुड नॉट हैपन। आपको सारे के सारे जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो अच्छे से पढ़नी है, राइट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स अंडर FTP 2015-20 were aimed at improving trade facilitation and ease of doing business? तो इसमें से कौन सी चीजों के थ्रू हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ट्रेड फैसिलिटेशन करी अंडर द FTP? अलाउइंग डिजिटल सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड पेपर वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड कॉपीज, ये बिल्कुल सही है ना? हार्ड कॉपीज, पेपर वर्क, लॉन्ग जो प्रोसीजर्स होते थे उनको हटाकर हमने डिजिटल सबमिशन पर ज़्यादा फोकस किया और पेपर वर्क को कम किया। डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस हमने दिया फॉर अ क्विकर कॉन्टैक्ट विद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कमिटीज। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ पेपरलेस एनवायरनमेंट एंड 24/7 वर्किंग वाला एनवायरनमेंट, ये भी हमने किया। एंड रिस्ट्रिक्टिंग सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय एक्सपोर्टर्स, तो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था बल्कि हमने इसको और ज़्यादा पुश किया था कि भाई एक्सपोर्टर्स जो हैं वो टेंशन ना लें, वो सेल्फ सर्टिफाई करें। ठीक है जी, तो सेल्फ सर्टिफिकेशन को हमने बढ़ावा दिया था। अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम जो है वो हम लेकर आए थे। तो ये जो स्टेटमेंट है फोर्थ वाली, दिस इज नॉट करेक्ट बट रेस्ट ऑल आर करेक्ट। तो इसका जो आंसर है दैट विल बी 1 2 एंड 3, क्योंकि ये सारी चीजें करके हमने ट्रेड को आसान बनाया एक्सपोर्टर्स के लिए एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनको प्रोवाइड किया। Assertion: FTP 2015-20 promoted schemes like MEIS and SEIS,
e-commerce exports and approved exporter system to improve India's global trade competitiveness. क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, ईज करने के लिए, जो इंसेंटिव्स हैं, है ना, उनको ईज आउट करने के लिए और स्कीम्स की कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए जो बहुत सारी चल रही थी, एक अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च करी प्रोडक्ट्स के लिए, MEIS। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, सर्विस एक्सपोर्टर्स थे, उनके लिए SEIS हम लेकर आए, रिप्लेस कर दिया इसने पुरानी स्कीम को। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स हमने स्टार्ट कर दिए, अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम, सेल्फ अटेस्टेशन, है ना, सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए हमने ये सब स्कीम स्टार्ट करी। और इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स करने आसान हो गए, एक्सपोर्ट्स में इंसेंटिव्स मिलने लग गए, लोग जो है प्रोड्यूसर्स जो है वो अट्रैक्ट हुए टू बिकम एक्सपोर्टर्स एंड टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स इन दी फॉरेन मार्केट। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसकी वजह से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस तो बढ़ी ही है हमारी। The objective was to simplify export procedures, empower MSMEs and align India with the rapidly evolving international trading system. तो ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म आया था उसका ये पार्ट था और इसने डेफिनेटली इन सब चीज़ों में हमें एक फॉरवर्ड पुश दिया। ठीक है जी। तो इसका आंसर विल बी ऑप्शन ए बिकॉज बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एज वेल। Which of the following correctly differentiate between economic growth and economic development? तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा एक नैरो कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है। ये बात करता है क्वांटिटी की, ये बात करता है क्वालिटी की। ठीक है। तो जीडीपी जो कंट्री का इंक्रीज हो रहा है, नेशनल इनकम जो कंट्री की इंक्रीज हो रही है, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो पार्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है पावर्टी कम हो रही है कि नहीं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के बीच में कि नहीं, एजुकेशन है लोगों के पास, लिटरेसी रेट्स जो हैं वो अच्छे हैं, जेंडर जो डिस्पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो एक वाइडर एस्पेक्ट है वो सारे के सारे देखता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इनसे रिलेटेड जो आपको स्टेटमेंट्स देखनी है और बताना है कि कौन सी करेक्ट है। Economic growth focuses on quantitative increase in the national income, while economic development includes qualitative improvement like literacy, health, equity. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। Economic growth is a narrower concept, but this is a broader and multidimensional concept. ये भी सही है। GDP and GNI are indicators of growth, while HDI, Human Development Index, and Gini coefficient are indicators of डेवलपमेंट। तो ये भी बिल्कुल सही बात है बिकॉज यहाँ पर ये क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगेन सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर रेलेवेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मोर रेलेवेंट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई? देखो, आपकी कंट्री अगर एक फुल फ्लेजेड डेवलप्ड कंट्री है, आपने जितनी तरक्कियां करनी थी कर ली, आपने अच्छा एजुकेशन सिस्टम कंट्री में बना दिया, अच्छा एक हेल्थ केयर सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया जहाँ पर हर हर इंसान घर, रोटी, कपड़ा, मकान, गुड हेल्थ, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेल कर पा रहा है। अब आपके लिए क्या रेलेवेंट है कि अब आपने बस हर साल ग्रो करना है, ग्रो करना है, ग्रो करना है। ठीक है, आपको जीडीपी बढ़ाते रहना है, नेशनल इनकम बढ़ाते रहनी है, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स आप कहीं ना कहीं अटेन कर चुके हो। बट इफ यू आर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये भी ध्यान रखो कि पावर्टी साथ साथ कम हो, लिटरेसी रेट्स बढ़ें। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। तो इसका ऑपोजिट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। FDI in India enters only through government route। ठीक है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि तब होती है जब फॉरेन के कोई इन्वेस्टर इंडिया में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए दो रूट्स होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट इज डन जब, या ऑटोमेटिक रूट उसको कहते हैं जिसमें कि आपको आरबीआई को ना बहुत सारी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो, आपको मशीनरी, बिजनेसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी बड़ी चीज में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है इंडियन बिजनेसेस में। ठीक है, तो उस केस में आप ऑटोमेटिक रूट का सहारा ले सकते हो, आपको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप उस लिस्ट में आते हो जिनको अलाउ किया गया है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एंटर करना, अगर आप उस लिस्ट में आते हो तो आपको परमिशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ आरबीआई को रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के पैरामीटर्स कुछ हैं, ठीक है, तो वो आपको रिपोर्ट करने हैं। लेकिन गवर्नमेंट रूट में आपको परमिशन लेनी है गवर्नमेंट की बिफोर एंटरिंग इन इंडिया और इंडियन बिजनेसेस एज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर।
तो यहाँ पर assertion जो है that is कि foreign direct investment in India enters only through government route. So this is not true because there are two routes available. So this is incorrect. The government of India controls 50% of foreign investments through automatic route. This is also not correct. ठीक है जी, वो अलग अलग स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन से सेक्टर्स में ऑटोमेटिक अलाउड है, कौन से गवर्नमेंट के थ्रू अलाउड है, एंड वो आपको याद रखना बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी बिकॉज बोथ आर फॉल्स. So which of the following is or are correct matched regarding FDI limits and routes? तो FDI limits and routes की बात यहाँ पर कही गई है, and again I would like to tell you कि this topic in itself is important. तो जो भी आपको यहाँ पर बताया गया है कि ऑटोमेटिक रूट्स हैं कुछ सेक्टर्स के, कुछ के अपने गवर्नमेंट रूट्स हैं, आपको वो लिस्ट जो है वो याद रखनी है अलॉन्ग विद द परसेंटेजेस. एक बार में नहीं होगा बट ट्राई टू गो थ्रू इट ट्वाइस और थ्राइस बिफोर द एग्जाम्स, और आपके दिमाग में फिर चीज़ें थोड़ी सी बैठ जाएंगी. तो ऑप्शंस जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ के याद आ जाती हैं, है ना. तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है. इसमें जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 100% एफडीआई अलाउड है, अप टू 74% वाया ऑटोमेटिक रूट, एंड 74 से ज़्यादा जो है वाया गवर्नमेंट रूट. सो दिस इज करेक्ट. सिविल एविएशन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में 100% एफडीआई अलाउड है, 49% वाया ऑटोमेटिक एंड 49 के अबव जो है अंडर गवर्नमेंट रूट. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज 74% तक की एफडीआई अलाउड है, और उसमें से 49% ऑटोमेटिक एंड बियॉन्ड 49 इज फॉर गवर्नमेंट रूट. मल्टी ब्रांड रिटेलिंग या रिटेल ट्रेडिंग 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट. सो दिस इज नॉट ट्रू. पहले तो मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग जो है उसमें गवर्नमेंट रूट के द्वारा एफडीआई अलाउ करी गई है, दैट इज ऑल्सो 51% एंड नॉट 100%. राइट. सो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए बिकॉज 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, फोर्थ इज इनकरेक्ट. नाउ टाइप्स ऑफ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. 3 तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. अब आपको मैच करना है कि कौन सा बिल्कुल सही एग्जाम्पल एक दूसरे का, मतलब एक टॉपिक का बता रहा है, कौन सा टाइप का सही रेलेवेंट एग्जाम्पल इसमें से है. ग्रीनफील्ड एफडीआई यानी कि वो बिजनेसेस जो कि सबसे पहली बार आकर होस्ट कंट्री में स्क्रैच से अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, है ना, स्क्रैच से इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया. तो वन का क्या हो जाएगा, बी. सो इट्स आइदर ए और डी बिकॉज वन का बी है, ये हमको पता चल गया, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया. ये एलिमिनेशन मेथड है. कभी कभी मैच द फॉलोइंग और इन सब में आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो. अगर आपको ग्रीनफील्ड याद है तो एक तो आपने दो ऑप्शंस तो हटा ही दिए, ठीक है, जो गलत वाले थे. ब्राउनफील्ड एफडीआई, ब्राउनफील्ड इज जब आप एक्वायर कर लेते हो, ठीक है, तो फॉरेन कंपनी एक्वायर्स स्टेक इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर्म. तो जैसा डाइची सांक्यो ने किया बाय एक्वायरिंग रेनबैक्सी इंडिया, तो दैट इज अ ब्राउनफील्ड एफडीआई. जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दोनों हाथ मिलाकर पार्टनरशिप कर लेते हैं. लोकल बिजनेस एंड फॉरेन बिजनेस कोलैबोरेट, शेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर द फैक्ट्री, शेयर द इन्वेस्टमेंट्स एंड देन कैरी ऑन द बिजनेस. तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Now, which of the following sectors are not permitted in FDI? Very very important. ये जो prohibition की list है ना कि कौन से FDI sectors prohibit किए गए हैं, मतलब कौन से सेक्टर्स एफडीआई के लिए प्रोहिबिट किए गए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो लिस्ट याद रखनी है. थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ. एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम अपनी कंट्री की इमेज खराब नहीं करेंगे बाय लेटिंग फॉरेनर्स इन्वेस्ट ऐसे बिजनेसेस में जहां पर स्पेकुलेशन बहुत हो रही है ना, जहाँ पर तुक्के लग रहे हैं, स्पेकुलेशन गैम्बलिंग हो रही है ना. तो ऐसे अगर हम एफडीआई अलाउ करेंगे, फॉरेनर्स का पैसा डूबेगा, ग्लोबल मार्केट में हमारी इमेज कंट्री की खराब हो जाएगी. तो सबसे पहले तो हम कोई भी ऐसा चालाकी वाला, ये जो लॉटरी बिजनेसेस हो गए, चिट फंड्स हो गए, इनमें पैसा नहीं डालने देते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को. ठीक है, तो आपने याद रखना है चिट फंड्स, लॉटरी बिजनेसेस एंड गैम्बलिंग, ये सब अलाउड नहीं है. इसके अलावा एटम, एटॉमिक एनर्जीज, है ना, क्यों नहीं अलाउड, बिकॉज वेरी ऑब्वियस रीजन, न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना. तो एटॉमिक एनर्जी इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग फॉर इंडियाज डिफेंस, तो उसमें ऑब्वियसली हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिट नहीं करते. उसके अलावा सिगार्स, ठीक है, टोबैको, तो ये जो चीज़ें हैं दैट इज नॉट गुड, दैट आर नॉट गुड फॉर
अ पर्सन्स हेल्थ, उसमें भी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करते। इसके अलावा जो आपके रियल एस्टेट बिजनेसेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस है, इसमें हम अलाउ नहीं करते। ठीक है जी, तो ये भी आपको एक अलग से याद रखना है। एंड या दैट इज ऑल। ठीक है, तो निधि कंपनीज एक और है, निधि कंपनीज इज अ टाइप ऑफ कंपनीज, इसमें भी हम अलाउ नहीं करते। तो ये जो लिस्ट है प्रोहिबिटेड सेक्टर्स की, ये आपको याद रखनी है। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि एक विजुअल्स आप क्रिएट कर सकते हो कि एक तो डिफेंस से रिलेटेड जो एटॉमिक, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक एनर्जी की बात करेंगे, डिफेंस में अलाउड है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी की डेवलपमेंट में अलाउड नहीं है एफडीआई। लॉटरीज, गैम्बलिंग, चिट फंड्स, इसमें भी अलाउड नहीं है, निधि कंपनीज में अलाउड नहीं है। एंड कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट एंड फार्म हाउसेज में अलाउड नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर्स हैं ये तो हो ही गए। टोबैको है ना, तो ये तो तीन है जिसमें प्रोहिबिट है। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स एंड कमर्शियल प्रेमिसेस, ऐसे इससे रिलेटेड कोई प्रोहिबिशन नहीं है, तो दिस इज अलाउड समवेयर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। So this is all for the 10 MCQs for today. And now if you're preparing for JAB, let me tell you कि 3 दिन के लिए एक डिस्काउंट ऑफर आपके लिए हम लेके आए हैं, जिसमें कि अप टू 25 सितंबर आप अवेल कर सकते हो जैब पर डिस्काउंट ऑफ 80% बाय यूजिंग द कोड फेस्टिवल 80। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने edutap.in पे जाना है और यहाँ पर जैब के कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर, राइट। तो आपको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें सुपर क्रैश कोर्स भी है, जिसमें बहुत एक लिमिटेड टाइम में 6 क्लासेस पर कंपोनेंट हम दे रहे हैं। एंड उसमें उस कंपोनेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइव क्लासेस में कवर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप ब्रोशर चेकआउट कर सकते हो। सिमिलरली वी हैव मास्टर कोर्स, जिसमें कि थोड़ा डिटेल्ड स्टडी हम करवा रहे हैं। एंड अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो टेस्ट सीरीज है, इसको ये भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो चुकी है, नाउ यू जस्ट वांट टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, तो आप ये अवेल कर सकते हो। जो भी कोर्स बेसिकली आपको सही लगे, उसका ब्रोशर से जाकर डिटेल्स देखकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो, एंड साथ ही साथ डिस्काउंट का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। So this is all for today's class. If you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information also. So thank you, and I will see you in the next class.